हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इससे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की खासियत ये रहती है कि वो हमारे जो विलेय होता है उसके अणुद्रव्यमान के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने हर जगह पे देखा है कि विलेय के अणुद्रव्यमान यानी मोलर मास का डिटरमिनेशन हमने किया है। तो वो सामान्य स्थिति में तो ठीक है, जबकि विलेय के अणुओं का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए विलेय के अणु का विलयन में संगुणन या वियोजन होता है, यानी एसोसिएशन या डिसोसिएशन आता है, तो उस स्थिति में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है चेंज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए क्या चीज होता है, वांट ऑफ फैक्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वांट ऑफ फैक्टर को समझने से पहले हमको संगुणन या वियोजन की स्थिति में मॉलिक्यूलर मास में क्या बदलाव आता है उसको जानना पड़े। जैसे मान लीजिए कि किसी विलेय को किसी सॉल्वेंट में मिलाया हो तो विलयन में उसका संगुणन हो गया। जैसे कि एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में मिलाते हैं तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ करके क्या बना लिए, डाइमर बना लिए। और हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है नॉर्मल कंडीशन में वो कितना होता है, 60 होता है। लेकिन जब डाइमर के रूप में आ जाता है तो उसका जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास प्राप्त होता है वो 120 होता है। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो है उसी को वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं और जिसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। यानी वांट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द एबनॉर्मल मोलर मास। तो यहाँ पर देखते हैं इस वैल्यू को 60 और 120 जो नॉर्मल और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड को होता है उसको पुट करते हैं तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आती है 0.5। अर्थात एसोसिएशन या जिसको बोले संगुणन की स्थिति में वांट ऑफ जो फैक्टर है उसका मान क्या होता है, 1 से कम आता है, लेस देन 1। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे वियोजन की स्थिति का देखते हैं तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है सोडियम क्लोराइड का, जिसका नॉर्मल मोलर मास जो होता है 58.5 होता है। इसको नमक को जब पानी में घोलते हैं तो डिसोसिएशन के कारण उसका जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता है वो कितना होता है, 29.25, उसका आधा हो जाता है। तो इस स्थिति में वांट ऑफ फैक्टर अगर निकालते हैं तो नॉर्मल मोलर मास यानी 58.5 अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास यानी 29.25 और वैल्यू आई कितनी, 2। मतलब यहाँ पर डिसोसिएशन की कंडीशन में जो वांट ऑफ फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या आती है, मोर देन 1, यानी 1 से ज्यादा आता है। तो हम जानते हैं कि जो मोलर मास है या अणुद्रव्यमान है यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के व्युत्क्रमानुपाती होता है और निश्चित रूप से मोलर मास जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसीलिए जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उन सब में वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने नॉर्मल कंडीशन में जो हमने फार्मूला बताया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, चारों में हमने आपको फार्मूला बताया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम संगुणन या वियोजन की स्थिति को मान के चलते हैं तो वांट ऑफ फैक्टर को यहाँ पे लेते हैं तो सभी में वांट ऑफ फैक्टर को अगर इंक्लूड करते हैं स्मॉल आई को तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं उनके संशोधित फार्मूला हमारे बन जाते हैं। यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर इनटू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी प्रकार से डेल टीबी यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू होगा आई के बी इंटू एम। डेल टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू होगा स्मॉल आई इंटू के एफ इंटू एम और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू होगा आई
इंटू सी इंटू आर इंटू टी। इस प्रकार से 1 फैक्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है एसोसिएशन या डिसोसिएशन की स्थिति में। धन्यवाद।